हेलो फ्रेंड्स, मिजेक एकेडमी के इस ऑनलाइन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी जो पढ़ाई है उसको निरंतर रूप से कर रहे होंगे। मैं महेंद्र बिश्नोई, हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। भारत का भूगोल में हमने सबसे पहले भारत की सामान्य स्थितियाँ विस्तार देखा। उसके बाद हम भारत के भौतिक विभाजन में आए। भारत के भौतिक विभाजन में जो हमने बताया था उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश को हमने 3 भागों में बांटा था, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल। तो वो हम पिछली क्लासेस में हम कर चुके हैं। तो आज हमारा जो भारत के भौतिक विभाजन में अगला जो टॉपिक रहेगा उत्तर का विशाल मैदान, वो हम करने जा रहे हैं। तो ये देखिए, उत्तरी मैदानी प्रदेश जो कि हमारा अगला टॉपिक रहेगा। सबसे पहले हम एक बार वापस देख लेते हैं कि भारत को कितने भौतिक विभाजन में बांटा गया। तो सबसे पहला क्या था? हिमालय रीजन, उत्तरी हिमालयी प्रदेश। ये जो था रीजन, ये जो पर्पल कलर में आपको दिख रहा है, ये था उत्तरी हिमालय प्रदेश। फिर उसके बाद में है ये उत्तरी विशाल मैदान, जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ये क्या है? उत्तरी विशाल मैदान। फिर उसके बाद हमारा था ये जो प्रायद्वीपीय भाग है, ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा, प्रायद्वीपीय भाग। फिर उसके बाद हमारा ये वाला जो पिंक कलर का था, तटीय मैदान। और जो हमारा अंतिम रहेगा वो है आइलैंड, भारत के द्वीप, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक है, तो हमने सबसे पहले हिमालय पर्वतीय प्रदेश पढ़ लिया। अब आज हम उत्तरी मैदानी प्रदेश को पढ़ेंगे। देखिए क्या है ये, एक बार इनके नाम आप वापस देख लीजिए और मैप से इसको लर्न करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला हिमालय पर्वतीय प्रदेश, फिर उसके बाद उत्तरी मैदानी प्रदेश, फिर प्रायद्वीपीय पठार, फिर तटीय मैदान और अंत में है द्वीप समूह। ठीक है, तो आज हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा उत्तरी विशाल मैदान। ठीक है, उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण किससे हुआ है? तो उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, जैसे गंगा और ये जो सतलज, रावी, ये और प्रायद्वीपीय भारत किससे निकलने वाली नदियां, जैसे यमुना, और इसके बाद जो नदियां हैं अनेक, उनके जो सहायक नदियां हैं, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित हुआ है। उत्तरी हिमालय हमारा जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए गए थे, उन अवसादों का जमाव हो गया और उन अवसादों के जमाव से ये जो है उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण हुआ। कैसे हुआ? देखिए, हिमालय पर्वत तथा प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से, जो कि जलोढ़ अवसादों से निर्मित है। ठीक है, तो कैसे हुआ इसका उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण? हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत से जो नदियां आई, उनकी जो सहायक नदी है, उन सब नदी तंत्रों द्वारा जो अवसाद जमा किया गया उससे निर्मित है। ये भारत का नवीनतम भू आकृतिक प्रदेश है। ठीक है, ये है भारत का नवीनतम भू आकृतिक प्रदेश। ये जो 5 हमने पढ़ रहे हैं ना भौतिक प्रदेश, उनमें नवीनतम कौन सा है? तो नवीनतम भू आकृतिक प्रदेश है उत्तरी विशाल मैदान। यहाँ पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ठीक है, ये जो राज्य है आपको पता ही है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, ये जो राज्य है उत्तरी भारत के जो राज्य है, उनमें जनसंख्या घनत्व हमेशा अधिक पाया जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसके यहाँ पे फसलें वगैरह कुछ ज़्यादा उगाई जाती है और भारत में पहले कृषि पर आधारित लोग बहुत ज़्यादा थे, तो यहाँ पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला। ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो सबसे पहले निर्माण कैसा हुआ? हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों के द्वारा जो लाए गए अवसाद थे, उनके जमाव से इनका निर्माण हुआ। और ये क्या है? भारत का नवीनतम भू आकृतिक प्रदेश है, सबसे लेटेस्ट है, मतलब इसका निर्माण सबसे लास्ट में हुआ है। कौन से? ये जो 5 भू आकृतिक प्रदेश हमने पढ़े, हिमालय, उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, फिर जो तटीय मैदान है और द्वीप समूह, उसमें सबसे नवीनतम कौन सा है? ये उत्तरी मैदानी प्रदेश है। यहाँ पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए, जो उत्तरी मैदानी प्रदेश है, इसको हम अच्छे से पढ़ने के लिए इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है राजस्थान के मैदान, उसके बाद है सतलज के मैदान, फिर गंगा के मैदान और अंत में है ब्रह्मपुत्र के मैदान। हमको इसको कितने भागों में बांट सकते हैं? सबसे पहले राजस्थान के मैदान, फिर उसके बाद सतलज के मैदान, फिर तीसरा है गंगा के मैदान और चौथा है और अंतिम ब्रह्मपुत्र के मैदान। राजस्थान के मैदान जैसा आपको इसको नक्शे में दिख रहा है, ये जो राजस्थान का ये जो येलो कलर वाला भाग है,
ये तो किस में आ रहा है, ये तो प्रायद्वीपीय भारत में आ रहा है। किस में, ये क्षेत्र किस में आता है, प्रायद्वीपीय भारत में आता है ये क्षेत्र, ठीक है। लेकिन जो ये ग्रीन कलर वाला आपको हिस्सा दिख रहा है राजस्थान का, जो कि ये जो बीच में अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला के किधर वाला, वेस्ट वाला, पश्चिम वाला, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम का जो क्षेत्र है वो राजस्थान के मैदान में हम इसको काउंट करते हैं। उसके बाद सतलज के मैदान, सतलज के मैदान मुख्य रूप से ये पंजाब और हरियाणा में फैले हुए हैं। सतलज, रावी और व्यास नदी जो हम आगे पढ़ेंगे उसको, सतलज के मैदान को विस्तृत रूप से। उसके बाद है गंगा का मैदान, गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो निर्मित है ये है, ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये गंगा का मैदान है, ठीक है। तो ये पहला हो गया राजस्थान के मैदान, फिर दूसरा है सतलज के मैदान, तीसरा गंगा के मैदान, और अंतिम जो ये है ये असम और मेघालय वाला ब्रह्मपुत्र के मैदान। तो उत्तरी मैदानी प्रदेश को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में। सबसे पहला कौन सा है, राजस्थान के मैदान, उसके बाद सतलज के मैदान, फिर गंगा के मैदान और अंत में है ब्रह्मपुत्र के मैदान। तो हम एक एक को शुरुआत से पढ़ते हैं, देखिए आगे। सबसे पहला है राजस्थान के मैदान। राजस्थान के मैदान कहाँ है, जो है उत्तरी विशाल मैदान में कौन कौन से काउंट होते हैं, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है और इसकी मुख्य नदी क्या है, लूणी है। अरावली पर्वतमाला जब हम पढ़ेंगे तो अगर राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत रूप से हम इसको पढ़ेंगे पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को, लेकिन भारत की ज्योग्राफी की दृष्टि से ये इतना ही पढ़ा जाएगा कि राजस्थान के मैदान कहाँ स्थित है, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में। ये देखिए, ये जो येलो कलर वाला जो रीजन दर्शाया गया है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है येलो कलर वाला, ये जो येलो कलर वाला रीजन है, क्षेत्र है, ये है राजस्थान के मैदान, ठीक है। राजस्थान के मैदान कहाँ स्थित है, ये ऊपर पंजाब हरियाणा की बॉर्डर आ गई। उसके बाद ये जो है ये हमारे प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र हो गया। फिर ये जो 1 नंबर दर्शा रखा है वो है राजस्थान के मैदान, जो कि कहाँ है, अरावली के पश्चिम में स्थित है। अरावली विभाजक है, अरावली के पूर्व वाला प्रायद्वीपीय भारत है और उसके अरावली के जो पश्चिम में है वो है राजस्थान के मैदान, जो कि उत्तरी विशाल मैदान का भाग है। यहाँ की मुख्य नदी क्या है, लूणी है। लूणी नदी कहाँ से, अरावली पर्वतमाला से निकलती है और ऐसे बहते हुए कच्छ के रण की तरफ जाती है। तो हम इसको बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हमको इतना याद रखना है कि इसकी मुख्य नदी क्या है, लूणी है। और राजस्थान के मैदान का विस्तार कहाँ है, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में। इसको वर्षा के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में, वर्षा के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। बारिश के आधार पर, बारिश की जो वर्षा रेखा होती है उसके आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है, राजस्थान बांगर और मरुस्थलीय प्रदेश। ये देखिए कुछ इस प्रकार से राजस्थान का अगर हम इसको देखना चाहें तो नक्शा कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलो यहीं पे देख लेते हैं। ये जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पर स्थित है। कहाँ है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पर स्थित है। लेकिन जो मरुस्थलीय प्रदेश है, ये जो लाइन है, ये आपको जो दिख रही है, ये है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर रेखा के जो पश्चिम का जो क्षेत्र है वो तो है मरुस्थलीय प्रदेश। 25 सेंटीमीटर रेखा के पश्चिम का क्षेत्र है मरुस्थलीय प्रदेश, और 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है उसके बीच का जो क्षेत्र है वो है बांगड़। ये क्या है, राजस्थान बांगड़ कहलाता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच का जो क्षेत्र है। 50 सेंटीमीटर कहाँ है, अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। 50 सेंटीमीटर कहाँ स्थित है, अरावली पर स्थित है, ठीक है। और 25 सेंटीमीटर क्या है, 25 सेंटीमीटर एक जल विभाजक रेखा है जिसके पश्चिम का क्षेत्र है वो मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है, और जो पूर्व का क्षेत्र है और अरावली के बीच का क्षेत्र है वो 50 सेंटीमीटर के बीच वाला राजस्थान बांगड़ कहलाता है। तो सबसे पहले हमने देखा राजस्थान के मैदान कहाँ स्थित है, अरावली के पश्चिम में स्थित है। मुख्य नदी कौन सी है, लूणी है। इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है, कौन कौन से, राजस्थान बांगड़ और मरुस्थलीय प्रदेश। जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो कि अरावली पर्वतमाला पर स्थित है उससे, और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसको राजस्थान बांगड़ कहा जाता है, और जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से पश्चिम का जो क्षेत्र है उसको मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। आगे हमने राजस्थान के मैदान पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सतलज के मैदान, ठीक है। सतलज के मैदान कौन कौन सी नदियों द्वारा निर्मित है, सतलज, रावी और व्यास, ठीक है। ये सतलज के मैदान केवल एक सतलज नदी द्वारा विस्तृत नहीं है, ये 3 नदियों द्वारा विस्तृत है। कौन कौन से, सतलज, रावी और व्यास नदियों द्वारा निर्मित है, जो कि कहाँ स्थित है, पंजाब और हरियाणा में स्थित है।
पंजाब और हरियाणा में स्थित है। कौन कौन सी नदियों द्वारा निर्मित है? रावी, व्यास और सतलज, 3 नदियों द्वारा ये निर्मित है। फिर देखिए, उत्तरी विशाल मैदान की सर्वाधिक उत्पादकता यहीं पाई जाती है। उत्तरी विशाल मैदान की सर्वाधिक जो उत्पादकता है वो यहीं पाई जाती है। ये देखिए, इस क्षेत्र में यहाँ पे हमने दर्शक मानचित्र में, ये तो हमने राजस्थान के मैदान पढ़ लिया। ये जो क्षेत्र है पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र, ये सतलज के मैदान कहलाता है। अब सतलज के मैदान का जो नॉर्मल है, हम देखते हैं क्या विस्तार उसका। सबसे ऊपर नदी बहती है रावी, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। सबसे ऊपर नदी बहती है रावी, उसके बाद बहती है सतलज नदी। कौन सी नदी? उसके बाद में बहती है सतलज नदी। अगर इसको यहाँ दर्शाएं तो ये हो गई सतलज नदी। कौन सी नदी? और सतलज की एक सहायक नदी है व्यास नदी। ये जब हम नदी तंत्र पढ़ेंगे पंचनद, तो उसमें हम पूरा कवर करेंगे, लेकिन अभी हम जो सतलज के मैदान की दृष्टि से जो हमारा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे ऊपर नदी बहती है रावी, रावी और उसके नीचे व्यास, और फिर व्यास है किसकी सहायक नदी? सतलज की सहायक नदी है। फिर उसके बाद सतलज के पास में यहाँ पर नदी बहती है जो है घग्गर नदी, और घग्गर के इधर जो है वो है यमुना नदी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे दर्शा रखा है, सतलज और घग्गर के जो बीच में स्थित है वो है मालवा के मैदान। यहाँ पर देखिए, मैप में दर्शाता हूँ मैं आपको, ये जो सतलज नदी है और यहाँ पर बहती है घग्गर नदी। तो सतलज और घग्गर के जो बीच का जो मैदान है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मालवा का मैदान। किसका मैदान? मालवा का मैदान, ठीक है। और उसके बाद में घग्गर और यमुना के जो बीच में नदी बहती है उसको क्या कहा जाता है? हरियाणा भिवानी बांगर। कौन सा? हरियाणा भिवानी बांगड़। वापस समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सतलज के मैदान किन नदियों द्वारा बनेंगे? सतलज, रावी और व्यास 3 नदियों द्वारा निर्मित है, जो कि कहाँ है? पंजाब और हरियाणा में स्थित है। उत्तरी विशाल मैदान की सर्वाधिक उत्पादकता यहीं पाई जाती है। आपको नोट करना है सर्वाधिक उत्पादकता। अभी हम आगे पढ़ेंगे सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादकता मतलब यहाँ पर फसलें बहुत अच्छी हो सकती है। तो सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है सतलज के मैदान में। अब हम देख रहे हैं कि सतलज नदी जो है उसके यहाँ ऊपर बह रही है रावी नदी। ये जो है रावी नदी है, ये हो गई सतलज, ये हो गई घग्गर, और घग्गर के यहाँ पास में ये जो नदी है ये आपको दिख रही है, ये है यमुना नदी, ठीक है। तो 4 नदियाँ हो गई। कौन कौन सी? रावी, सतलज, यहाँ पर घग्गर और फिर यमुना। तो रावी और व्यास है वो ऊपर है। व्यास किसकी सहायक नदी है? सतलज की सहायक नदी है। तो सतलज और घग्गर के बीच का जो मैदान है उसको कहते हैं मालवा का मैदान। सतलज और घग्गर के बीच का जो मैदान है उसको क्या कहा जाता है? मालवा का मैदान। और घग्गर और यमुना के बीच का जो मैदान है उसको हरियाणा भिवानी बांगड़ कहा जाता है। कौन से मैदान हो गए? 2। सबसे पहले सतलज और घग्गर के बीच का जो मैदान है वो है मालवा का मैदान, और घग्गर और यमुना के बीच का है हरियाणा भिवानी के बांगड़। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस चीज़ को आप इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। उत्तरी विशाल मैदान की सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ पाई जाती है? उत्तरी विशाल मैदान की सर्वाधिक उत्पादकता सतलज के मैदान में पाई जाती है। जब हम उत्पादन पढ़ेंगे तो उत्पादन कहाँ होता है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा राजस्थान के मैदान। राजस्थान के मैदान कहाँ है? अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है, और मुख्य नदी कौन सी है? लूणी है। और अरावली के इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है, राजस्थान बांगड़ और मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान बांगड़ क्या है? अरावली पर्वतमाला पर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा स्थित है। उस 50 सेंटीमीटर रेखा के पश्चिम में जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, 50 और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के जो बीच का क्षेत्र है वो है राजस्थान बांगड़, और जो 25 सेंटीमीटर रेखा उसके पश्चिम का जो क्षेत्र है वो कहलाता है मरुस्थलीय प्रदेश। और उसके बाद जब दूसरा मैदान हमने पढ़ा सतलज के मैदान, कौन कौन सी 3 नदियों द्वारा निर्मित है? सतलज, रावी और व्यास 3 नदियों द्वारा निर्मित है। मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ये पंजाब और हरियाणा में पाए जाते हैं। उसके बाद में जो है हमारा कि सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक उत्पादकता उत्तरी विशाल मैदान की सर्वाधिक उत्पादकता यहीं पर
पाई जाती है। फिर हमने देखा कि सतलज और घग्गर के बीच का जो मैदान है उसको मालवा का मैदान कहा जाता है, और घग्गर और यमुना के बीच का जो मैदान उसको हरियाणा भिवानी बांगड़ कहा जाता है। तो आगे आइए चलिए देखते हैं गंगा के मैदान। अगला हमारा क्या है, गंगा के मैदान। ये जो आप इस नक्शे में देख पा रहे हैं ये है अपर गंगा, पर हम इसको पढ़ेंगे एक साथ ही गंगा के मैदान में ही पढ़ेंगे, ठीक है। मिडिल गंगा, लोअर गंगा, ये जो तीन है दर्शा रखे हैं इसमें, ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा क्या है, गंगा के मैदान है, ठीक है। गंगा के मैदान मुख्य रूप से कौन कौन से राज्यों में स्थित है, तो मुख्य रूप से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में स्थित है। यहाँ पर देखिए ये अगर गंगा नदी जाए तो यहाँ से निकलती है, ये यहाँ यूपी हो गया, यूपी से निकले तो बिहार, फिर बिहार के बाद ये बंगाल। तो मुख्य रूप से कितने राज्यों में स्थित है, 3 राज्यों से, 3 राजस्थान के मैदान तो एक राजस्थान में ही स्थित है। सतलज के मैदान कौन कौन से 2 राज्यों में स्थित है, पंजाब और हरियाणा। और उसके बाद देखा जाए गंगा के मैदान तो कौन कौन से 3 राज्यों में स्थित है, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में स्थित है। इस मैदानी प्रदेश के कुछ प्रादेशिक नाम भी है, ठीक है, इसके कुछ क्या है, स्थानीय नाम भी है। जैसे दिल्ली के पूर्व में रोहिलखंड के मैदान, मैं आपको इसको दर्शा देता हूँ एक डायग्राम बना के, कि जैसे मान लीजिए ये गंगा नदी बह रही है, तो गंगा नदी का प्रवाह कुछ ऐसा है कि ये उत्तराखंड से होती हुई यूपी में आती है, यूपी से बहती हुई बिहार और फिर वेस्ट बंगाल में आ जाती है। तो मान लीजिए यहाँ पर है दिल्ली, दिल्ली यमुना नदी पर स्थित है, लेकिन वो क्या है, गंगा की सहायक नदी है, तो हम इसको गंगा में ही मानते हैं, गंगा के मैदान का ही भाग मानते हैं। तो दिल्ली के जो पूर्व में है वो है रोहिलखंड के मैदान। दिल्ली के जो पूर्व में है कौन से मैदान है, वो रोहिलखंड के मैदान है, ठीक है। ये जो आप एक स्टूडेंट एटलस आती है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की स्टूडेंट एटलस, हिंदी इंग्लिश मीडियम जो भी आपका है, उसमें आप देखिए तो उसमें आपको दर्शाया गया है कि यूपी का जो आप मैप खोलेंगे प्रादेशिक मैप, तो उसमें आपको दिख जाएगा दिल्ली के पूर्व में कौन से है, रोहिलखंड के मैदान है। फिर जो लखनऊ है आगे चल के यहाँ पर आता है कौन सा, लखनऊ। लखनऊ के पास क्या है, अवध के मैदान है। लखनऊ के पास क्या है, अवध के मैदान है। लखनऊ के पास क्या है, अवध के मैदान। दिल्ली के पूर्व में रोहिलखंड के मैदान इसको कहते हैं, लखनऊ के पास अवध के मैदान स्थित है। अब बिहार, बिहार में जो गंगा नदी के ऊपर स्थित है वो है मिथिला के मैदान। यहाँ पर मान लीजिए आप इसको बिहार को, बिहार के ऊपर तो क्या है, मिथिला के मैदान, बिहार के ऊपर मिथिला के मैदान। और बिहार के दक्षिण में है वो है मगध के मैदान। यहाँ पर इसको आप मान लीजिए बिहार, ठीक है। सबसे पहला दिल्ली, दिल्ली के पूर्व में जो है रोहिलखंड के मैदान, उसके बाद में आता है लखनऊ, लखनऊ के पास क्या है, अवध के मैदान। फिर बिहार के जो उत्तर में है वो तो है मिथिला के मैदान, और बिहार के दक्षिण में है मगध के मैदान। फिर उसके बाद में बिहार का एक शोक है नदी, कौन सी, कोसी नदी, वो बहती है, कोसी नदी बिहार के पूर्व में। और कोसी नदी के पास में एक नदी और है, क्या नाम है उसका, महानंदा। कौन सी 2 नदियां हैं, इन दोनों के जो बीच का मैदान है वो है बारिंद के मैदान। कौन से मैदान, बारिंद के मैदान, ठीक है। सबसे पहला दिल्ली के पूर्व में रोहिलखंड के मैदान, लखनऊ के पास में अवध के मैदान, बिहार के जो उत्तर में वो है मिथिला के मैदान, और बिहार के दक्षिण में मगध के मैदान। उसके बाद में जो 2 नदियां हैं कोसी और महानंदा, कोसी और महानंदा के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, बारिंद के मैदान कहलाता है। वैसे ही जब ये अब आगे ये जो दक्षिण का इलाका है यहाँ पर, ये जो वेस्ट बंगाल में मुड़ जाती है, तो वेस्ट बंगाल में 2 नदियां हैं, कौन कौन सी, दामोदर और स्वर्णरेखा। दामोदर और स्वर्णरेखा, दामोदर और जो स्वर्णरेखा है उसके बीच का जो मैदान है वो है रार के मैदान। क्या मैदान कहलाता है ये, रार के मैदान। तो ये इसके प्रादेशिक नाम हो गए गंगा के मैदान के कुछ। ऊपर है स्वर्णरेखा और नीचे है दामोदर नदी, सॉरी ऊपर दामोदर नदी है और नीचे स्वर्णरेखा नदी है। ये जो बिहार के दक्षिण में योग है मगध के मैदान, ठीक है। तो इसको अगर हम बांटना चाहें तो सबसे पहले देखिए दिल्ली के जो पूर्व में है वो है रोहिलखंड के मैदान, लखनऊ के पास है वो है
अवध के मैदान, बिहार के उत्तर में मिथिला और बिहार के दक्षिण में है मगध के मैदान। फिर आते हैं बिहार से और पूर्व चलते हैं तो कोसी नदी जो कि बिहार का शोक है, कोसी नदी और महानंदा के बीच के जो है वो मैदान उसके बारिंद के मैदान कहलाते हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में दामोदर और स्वर्णरेखा के बीच के जो मैदान है वो क्या कहलाते हैं, रार के मैदान। अब देखिए यहाँ पर कई प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जिसमें मुख्य कौन सी, गेहूँ, चावल और गन्ना और साथ ही जूट। ये जो क्षेत्र है ये उपजाऊ क्षेत्र है। तो यहाँ पर कौन कौन सी फसलें पाई जाती है, चावल, गेहूँ, गन्ना और जूट। जनसंख्या घनत्व भी क्या है, ज़्यादा है। जो मेन जब भारत की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो कौन से राज्य की है, वो यूपी राज्य की है। वो कहाँ है स्थित, गंगा के मैदान में स्थित है। तो हमने देखा था कि सर्वाधिक उत्पादकता सतलज के मैदान की, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है, ये गंगा के मैदान में है। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पाया जाता है, ये गंगा के मैदान में पाया जाता है। सर्वाधिक उत्पादकता कौन से मैदान की थी, सतलज के मैदान की। और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पाया जाता है, वो है गंगा के मैदान का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में लास्ट हमारा जो बच गया वो है ब्रह्मपुत्र के मैदान। ये जैसा आपको इस मैप में यहाँ दिख रहा है, ये है ब्रह्मपुत्र के मैदान। उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थित है। ब्रह्मपुत्र के मैदान ज़्यादा बड़े हैं नहीं, तो मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थित है। इस मैदानी क्षेत्र का उपयोग चावल और पटसन की खेती के लिए किया जाता है। असम में मुख्य रूप से चावल, पटसन की खेती की जाती है। फिर यह भूआकृतिक रूप से विश्व के सबसे बड़े मैदानों में है और अत्यंत समतल और उपजाऊ है। आसाम का जो क्षेत्र है वो अत्यंत समतल और उपजाऊ है। अरुणाचल प्रदेश का है वो पहाड़ी क्षेत्र है, समतल और उपजाऊ है। यहाँ की जलवायु भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर मानसून बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रहता है। यहाँ पर जो गारो, खासी, जयंतिया जो 3 पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर राजस्थान की भारत की जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो चेरापूंजी स्थान उसी गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी में स्थित है। तो जलवायु बहुत अच्छी है। इस कारण से ये क्या है, देश का कृषि और उद्योग और वाणिज्यिक केंद्र। अब आजकल जो कृषि उद्योग है वो यहाँ पर बढ़ रहा है नॉर्थ ईस्ट राज्यों में। तो सबसे ये क्या है, मुख्य रूप से कहाँ स्थित है, ब्रह्मपुत्र के मैदान। तो ब्रह्मपुत्र के मैदान है उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थित है। तो चारों हमने पढ़े। सबसे पहला कौन सा पढ़ा, राजस्थान के मैदान। फिर उसके बाद सतलज के मैदान। कहाँ का है सतलज के मैदान, पंजाब और हरियाणा में स्थित है। और सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है। कौन कौन सी 3 नदियों द्वारा निर्मित है, सतलज, रावी और व्यास नदी द्वारा निर्मित है। उसके बाद हमने पढ़ा गंगा का मैदान। गंगा का मैदान कौन सी है, गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। और इसकी जो प्रादेशिक नाम है कुछ हमने पढ़े, दिल्ली के पूर्व में रोहिलखंड के मैदान, लखनऊ के पास अवध के मैदान, बिहार के उत्तर में मिथिला के मैदान, दक्षिण में मगध के मैदान। फिर कोसी और महानंदा के बीच का जो है हिस्सा वो बारिंद के मैदान। और बंगाल में दामोदर और स्वर्णरेखा नदी के जो बीच का हिस्सा है वो है रार के मैदान। फिर अंत में हमारा जो चौथा था भाग वो था ब्रह्मपुत्र के मैदान। ब्रह्मपुत्र के मैदान क्या है, नॉर्थ ईस्ट राज्यों में स्थित है और इसका उपयोग मुख्य रूप से चावल और पटसन की खेती के लिए किया जाता है। अब देखिए संरचना के आधार पर उत्तरी विशाल मैदान का जो हम विभाजन देखते हैं, सबसे पहले हमने कैसे विभाजन देखा कि जो नदियां हैं उनके आधार पर हमने विभाजन देखा। अब हम देखते हैं संरचना के आधार पर मैदानी प्रदेश का विभाजन। जो हिमालय है, हिमालय की जो दक्षिणी श्रेणी, इसको आप शिवालिक मान सकते हैं। कौन सा, शिवालिक श्रेणी। कौन सी श्रेणी है ये, शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी से निकलते ही जब नदियाँ निकलती है उनका प्रवाह बहुत तेज होता है, तो वो अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर लेकर आती है और उस क्षेत्र में जमा कर देती है। तो ये क्या कहलाता है, ये इलाका कहलाता है भाबर। ठीक है, जब नदी अपने साथ बहुत सारे जो कंकड़ पत्थर और वो जो चट्टानें लेकर आती है उनका जमाव कर देती है, जो शिवालिक से निकलते ही तलहट में, उसको कहते हैं भाबर। भाबर के बाद जब नदी वापस चट्टानों से ऊपर बहती है और अनियंत्रित रूप से बहती है, वो विस्तृत रूप में बहती है और दलदल का निर्माण करती है, उसको कहते हैं तराई। तराई क्षेत्र सबसे पहला है भाबर, उसके बाद में है तराई। और उसके बाद में जब नदी अपने अफवाह में बहती है, तो जब नदी बहती है तो हर बार बाढ़ के मैदानों में जो नई मिट्टी का जमाव करती है, या आपको जो येलो कलर में दिख रहा है, ये नई जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है। तो वो उसको कहते हैं, नई जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है, खादर कहलाती है। और जो पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है जो कि थोड़ा ऊपर उठा हुआ भी होता है, उसको कहते हैं बांगड़। क्या कहते हैं, बांगर क्षेत्र कहते हैं। तो संरचना के आधार पर अगर पूछ लिया जाए कि कितने भागों में बांटा गया है उत्तरी विशाल मैदान को, तो 4 भागों में। कैसे, शिवालिक से निकलते ही नदियाँ
अफवाह उसका जो वेग होता है बहुत अधिक होता है, अपने साथ जो चट्टानें लाती है वो यहाँ पर जमा कर देती है, इसको कहते हैं भाबर। फिर उसके बाद नदी जब वापस तल पर आती है तो वो अनियंत्रित रूप से बहती है और दलदली परिस्थितियों का निर्माण करती है। यहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है, तो वो क्या है, तराई क्षेत्र। फिर नदी जो अपने मेन अफवाह में बहती है, मेन जो उसका रास्ता है वहाँ चलती है, तो हर बार जो बाढ़ के समय जो नई मिट्टी जमा कर देती है वो कहलाती है खादर। खादर क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, जो क्योंकि नई मिट्टी होती है। उसके बाद में जो पुरानी जो थोड़ा ऊपर भाग उठा हुआ होता है पास में मिट्टी का, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बांगड़। तो एक एक को हम देखते हैं वापस। देखिए सबसे पहला है भाबर। भाबर का देखिए, शिवालिक के दक्षिण में और उसके समानांतर विस्तृत 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। जो शिवालिक श्रेणी है, जैसे ये मान लीजिए ये शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी से नीचे निकलते ही ये जो भाग है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा, यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे कंकड़ पत्थर जमा कर देती है नदी, तो चौड़ी पट्टी को क्या कहा जाता है, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। जब नदियाँ पर्वतीय भाग से नीचे उतरती है तो कंकड़ पत्थर व भारी अवसादों का निक्षेपण पर्वत के किनारे कर देती है और इन्हीं अवसादों से भाबर का निर्माण हो जाता है। पर्वतों से उतरने के बाद नदियाँ भाबर में विलुप्त हो जाती है। भाबर में विलुप्त हो जाती है मतलब जो बड़ी बड़ी चट्टानें लेके आई है उनके नीचे ही बहती है नदी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है वो तराई। भाबर के दक्षिण में उसके समांतर 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को क्या कहा जाता है, तराई कहा जाता है। जो वापस जो भाबर के सामने जो का क्षेत्र है 10 से 20 किलोमीटर का जो क्षेत्र चौड़ाई का, वो क्या कहलाता है, तराई कहलाता है। इस पट्टी में नदियाँ पुनः जो है वो दिखाई देती है, पुनः भाबर से बाहर निकलकर सतह पर प्रवाहित होती है, लेकिन इनकी कोई अभी निश्चित द्रोणी नहीं होती, वो अनियंत्रित रूप से बहती है, इसलिए ये क्षेत्र क्या है, दलदल व कीचड़ में बदल जाता है। लेकिन आर्द्रता के कारण यहाँ प्राकृतिक वनस्पति का बेहतर विकास होता है। ये क्षेत्र क्या है, जैव विविधता की दृष्टि से भी संपन्न है। आपको बताया था मैंने, जहाँ पर दलदली परिस्थिति होती है वहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट था खादर। खादर क्या है कि नवीन जलोढ़ मैदानों को खादर कहा जाता है। मैंने आपको बताया था जब नदी वापस अपने प्रवाह में जाती है तो बाढ़ जब एक बार लेके आती है तो उसके बाद बाढ़ जब पानी बिखर जाता है और मिट्टी क्या होती है, नीचे बैठ जाती है, तो वो नवीन जलोढ़ मैदान है उनको क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। पंजाब में इस नदी के जो दोनों ओर खादर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, पंजाब में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, बेट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान रख रहे। पंजाब में नदी के दोनों ओर जो खादर है उनके मैदान को क्या कहते हैं, उनके मैदान को बेट कहा जाता है। और बांगड़, बांगड़ मैंने आपको बताया था जो साइड में ऊपर उठा हुआ क्षेत्र था, ये वाला जो क्षेत्र हमने बताया था, ये क्या है, ये है बांगड़। बांगड़ तो पुराने जलोढ़ मैदानों को बांगड़ कहा जाता है। ये बाढ़ के मैदानों से ऊपर स्थित होते हैं और खादर की तुलना में कम उपजाऊ होते हैं। तो सर्वाधिक उपजाऊ अगर पूछा जाए कि कौन से होते हैं, भाबर, तराई, खादर या बांगड़, तो सबसे उपजाऊ क्या होता है, खादर। सबसे उपजाऊ कौन सा होता है, खादर, क्योंकि ये क्या होता है, ये नवीन जलोढ़ मैदान होते हैं। क्या होता है, ये नवीन जलोढ़ मैदान होते हैं। और इनको पंजाब में क्या कहा जाता है, जो बांगड़ होता है उनको पंजाब में क्या कहा जाता है, धाया। खादर को पंजाब में क्या कहा जाता है, बेट, और बांगड़ को पंजाब में कहा जाता है धाया। तो आज हमने पढ़ा हमारे जो उत्तरी विशाल मैदान है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला गंगा राजस्थान के मैदान, फिर सतलज के मैदान, फिर गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान। उसके बाद में हमने इसका जो है संरचना के आधार पर इसका विभाजन देखा। तो ये जो है भाबर, तराई, खादर, बांगड़, ये हमने देखा। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रायद्वीपीय भारत, और जो पिछली वीडियोज़ है वो आप इसमें देख सकते हैं। साथ ही आप एक जो मैप के हिसाब से पढ़ने की इसको कोशिश करें। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ क्योंकि ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैप से आसानी से समझा जा सकता है। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको सामने मैप खोल के उसको मैप में देखने की कोशिश कीजिए कि ये चीज़ कहाँ हो रही है, क्या है। उसको मैप में आप जितना दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे उतनी अच्छे से आप उसको याद कर पाएंगे। तो ये आप देखिए मैप, इसको साथ में ज़रूर खरीदिए और साथ में इनके नोट्स बनाते चलिए। आपको जो भी परीक्षा आप कितनी भी राजस्थान या इंडिया लेवल की जो परीक्षा दे रहे हो उसमें जीके में ये जो नोट्स हैं इनमें से आपको 75 से 80% इनमें से मिल जाएगा। 20% आप अपनी मेहनत करके दूसरी बुक्स वगैरह जो मैं आपको लास्ट में सजेस्ट करूँगा उनसे आप पढ़ के अपनी जो इससे ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसको आप 100% तैयार कर सकते हैं, ताकि किसी भी परीक्षा में आप जब ज्योग्राफी का सवाल करने बैठे तो वो गलत नहीं हो। ठीक है, इसी आशा के साथ अब चलते हैं और अगली क्लास हमारी जो रहेगी प्रायद्वीपीय भारत की रहेगी। भारत का भौतिक विभाजन में हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो